हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल P2P एकेडमी में। आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर की हाइलाइट्स देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे उसमें क्रॉप्स क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कितने टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में उसके स्टेप्स हैं वो पढ़ेंगे। और लास्ट हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्रॉप्स से। व्हाट इज क्रॉप्स? क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप यानी कि कोई भी एक सिंगल टाइप का प्लांट जो बहुत बड़े एरिया में उसको ग्रो किया जाता है और कल्टीवेट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉप्स। डेफिनेशन देखते हैं। द वन प्लांट which grown in large scale large number to get useful products by human। ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर grown and cultivated at one place on large scale। फर्स्ट डेफिनेशन का मीनिंग है द प्लांट्स विच ग्रोन इन लार्ज नंबर टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट बाय ह्यूमन। यानी कि एक बड़ी सी जगह में कि कोई भी एक टाइप का प्लांट या फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स ग्रो करना जिनसे हमें यूजफुल प्रोडक्ट यानी कि जो हम यूज कर सके डेली, ऐसे प्रोडक्ट्स लेना, प्राप्त करना बाय ह्यूमंस, इंसान के द्वारा, वो है हमारे क्रॉप्स। सेकेंड डेफिनेशन है हमारी प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल। यानी कि जो प्लांट्स हैं वो एक बहुत बड़ी सी जगह में ग्रो किए जाते हैं और कल्टीवेट किए जाते हैं। यानी कि ग्रो करने के बाद बड़े होंगे, उनको काटा जाता है, निकाला जाता है, वो होता है कल्टीवेशन। एक किया जाए लार्ज स्केल पर यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप्स। अब हम देखते हैं क्रॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं रेनी सीजन क्रॉप्स, समर सीजन क्रॉप्स और विंटर सीजन क्रॉप्स। लेकिन उसको साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फर्स्ट वन इज खरीफ। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स को हम बोलते हैं इट इज रेनी सीजन क्रॉप्स। ये रेनी सीजन में होती है। अब रेनी सीजन है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर्स, कौन से मंथ में होता है रेनी सीजन? हमारा आएगा जून टू सितंबर। और ऐसे सीजन में कौन कौन से क्रॉप होते हैं रेनी सीजन में? तो रेनी सीजन में जो क्रॉप्स होते हैं वो जैसे मेज, सोयाबीन, कॉटन, ये सब हमारे रेनी सीजन के क्रॉप्स हैं। यानी कि ये खरीफ क्रॉप्स हैं जो रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रबी क्रॉप्स।
जो होते हैं हमारे विंटर सीजन क्रॉप, जिनका विंटर में उनको ग्रोन किया जाता है और कल्टीवेशन किया जाता है। सेकेंड वन इज रबी क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप थे वो जून टू सितंबर था। अब जो रबी क्रॉप है यानी कि विंटर सीजन है, सितंबर से आगे हमारा विंटर सीजन स्टार्ट होता है, वहां से ये रबी क्रॉप का ग्रोन होना, कल्टीवेशन होना स्टार्ट होता है। अब उसका ग्रोन इन अक्टूबर टू मार्च, और ये हमारे विंटर सीजन क्रॉप। अब विंटर सीजन में कौन कौन से क्रॉप जो होते हैं जिनका एग्रीकल्चर किया जाता है, जैसे वीट, मस्टर्ड, ये सब हमारे रबी क्रॉप्स हैं जो कि विंटर सीजन में किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज़ैद क्रॉप, जो है हमारे समर सीजन क्रॉप। नंबर 3, इनको हम बोलेंगे समर सीजन क्रॉप। दूसरा समर सीजन कब होता है? मार्च के बाद, अप्रैल से लेके, या फिर मार्च में ही स्टार्ट हो जाता है इसका ग्रो करना। अप्रैल से लेके जब तक बारिश नहीं आती है, अप्रैल टू जून। और जो ज़ैद क्रॉप्स हैं उसमें हम कौन कौन से क्रॉप्स ग्रोन करते हैं, जैसे समर में हम सबसे फर्स्ट आता है हमारे सीजनल फ्रूट्स जो हम खाते हैं। अब सीजनल फ्रूट्स में समर में हम खाएंगे, मैंगो है सबसे ज्यादा सीजनल फ्रूट है। उसके बाद वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, मैंगो, उसके अलावा कुकुम्बर, ये सब हमारे हैं ज़ैद क्रॉप्स, और ये सब जिनका एग्रीकल्चर होता है समर सीजन में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम हमारा एग्रीकल्चर। व्हाट इज एग्रीकल्चर? यहाँ पर हमारा क्रॉप्स और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर को हम हिंदी में जो बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में खेती करना, फसल करना, वो होता है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन देखते हैं। ए सेम टाइप ऑफ प्लांट्स, ए सेम टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर grown in huge place or a same type of plant are grown on large scale। जो क्रॉप हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स इंक्लूड होते हैं, और जो एग्रीकल्चर यानी कि कोई भी एक ही टाइप का प्लांट जिसको ग्रो करना बड़े स्केल पर, वो होता है हमारा एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर यानी खेती करना, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी कि जो हमने एग्रीकल्चर किया, खेती की या फसल उगाई, उसके अंदर हम कौन कौन सी प्रोसेसेस लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को देखते हैं या करते हैं, वो होता है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन है, देयर आर various activities that have to performed
from sowing to harvesting is called agriculture practice. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी कि ऐसी वेरियस एक्टिविटीज जो सीड सोइंग से लेकर सीड को हार्वेस्ट किया जाता है, क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, वहां तक की जाने वाली जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। उसके अंदर 7 स्टेप्स हैं। हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसका सबसे फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जमीन को तैयार करना क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग and turning of the soil is known as preparation of soil. जमीन को प्रिपेयर करने के लिए या तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉइल है उसको लूज करते हैं एंड टर्न अप एंड डाउन। जो भी हमारा ये हमारा लेयर है सॉइल का, उसको हम खोदते हैं अप एंड डाउन, यानी कि ऊपर नीचे करते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, यानी कि अभी जो टाइम है उसमें बहुत सारे मशीन्स अवेलेबल हैं, लेकिन जब ये मशीन्स अवेलेबल नहीं होते थे तो जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो किससे किया जाता था, वो हमारा किया जाता था प्लाउ से, जिसको हम टिलिंग भी बोलते हैं, प्लॉइंग बोलते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं, जो हल होता है वो है। सेकंड जो है, उसके बाद जब प्लाउ से आगे आए तो जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो होई से किया जाता था। जो हमारा प्लाउ है वो वुड का बना हुआ होता था और जो होई है वो आयरन का बना हुआ होता था। अब जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया जाता है या प्लाइंग किया जाता है वो किया जाता है कल्टीवेटर मशीन से। कल्टीवेटर से प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया जाता है। अब हमने जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया, जो सॉइल को प्रिपेयर किया, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्रॉप्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग सॉइल। अब उसमें सबसे फर्स्ट जो बेनिफिट होता है, सॉइल प्रिपेयर करते हैं हम, तो सॉइल को जब हम लूज करेंगे और टर्न करते हैं, ऊपर नीचे टर्न करते हैं, तो उसमें सबसे जो पहला बेनिफिट होता है वो होता है जो सॉइल होती है वो वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है अच्छे से। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जो भी हम क्रॉप्स डालते हैं, सीड्स डालते हैं, उसके जो रूट्स होते हैं वो अच्छे से एंड तक सॉइल में जा सकते हैं, अच्छे से पेनिट्रेट होते हैं। पेनिट्रेट द रूट्स।
नेक्स्ट है जो मैंने आपको बताया, रूट्स हैं डीपली गोज इनटू सॉइल, सॉइल के अंदर बहुत आसानी से चले जाते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें लूजनिंग करने पे जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो अच्छे से सॉइल एब्जॉर्ब कर सकती है। दूसरा, इनको लूजनिंग करने पे और टर्न करने पे जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और जो हमारा सॉइल है उसको जो अच्छे से न्यूट्रिएट करते हैं। तो ये है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट हम देखते हैं सोइंग। नेक्स्ट स्टेप है, अब हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया। सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद क्या करते हैं हम? सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद हम सोइंग करते हैं, यानी कि खुदाई करने के बाद हम नेक्स्ट सीड्स को सॉइल में डालते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोइंग। सोइंग की डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल। सॉइल के अंदर सीड्स को डालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं सोइंग। अब जब हम सोइंग करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ स्टेप्स लेने होते हैं। वो क्या होते हैं वो देखते हैं। जो सोइंग किया हमने, जब सीड्स सॉइल में डाला, लेकिन सॉइल के अंदर सीड्स डालने से पहले हमको जो सीड्स होता है उसके बाद सीड्स का क्या करना चाहिए? सीड्स है, सबसे फर्स्ट सीड्स का सिलेक्शन करना इम्पोर्टेंट होता है सोइंग करने से पहले। सिलेक्शन ऑफ सीड। अब जो हमने सीड सिलेक्ट किया वो सीड कैसा होना चाहिए? इट हैव टू बी गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी सीड्स होने चाहिए। गुड क्वालिटी सीड्स। उसके बाद सीड्स और कैसे होने चाहिए? एंटी इन्फेक्टेड होने चाहिए या फिर अनइन्फेक्टेड होने चाहिए। कोई भी इन्फेक्शन उसमें नहीं लगा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है, सीड्स जो हैं वो ब्रोकन नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। वो है हमारे सिलेक्शन ऑफ सीड्स, यानी कि सोइंग करने से पहले हमें जो सीड्स सिलेक्ट करने हैं वो किस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सोइंग करते हैं। अब जो सोइंग की प्रोसेस है, जिस तरह प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमने किया, वो जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें प्लाऊ और हुई से होता था, अभी प्रेजेंट टाइम में कल्टीवेटर से होता है। उसी तरह जो सोइंग की प्रोसेस है, वो ट्रेडिशनल मेथड जो सोइंग का होता था वो होता था फैनल से। जो हमारा फर्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। सेकंड है सीड ड्रिलिंग। सीड ड्रिल जो फर्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, वो इस तरह से जो हमारा होई होता जो हमारा प्लाऊ होता था उसके ऊपर एक फैनल, ऐसा फैनल लगाया जाता था, जिसमें से सीड्स हैं वो फार्मर्स सीड्स उसमें से ऊपर डालते थे और जहां जहां जो हमारा प्लाऊ जाता था वहां पे सीड्स अंदर चले जाते थे, सोइंग हो जाता था। लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसमें सीड ड्रिलिंग से हमारा सोइंग होता है। उसमें जो कल्टीवेटर है उसके ऊपर मशीन लगाया जाता है सीड ड्रिलिंग का। उसमें हम ऑलरेडी सीड्स डाल देते हैं और अपने आप सीड ड्रिल हो जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं और हमारा सोइंग का प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोइंग के प्रोसेस के बाद क्या करना होता है। थर्ड जो है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया, उसके बाद हमने सीड्स डाल दिए। सीड्स डालने के बाद उसमें इम्पोर्टेंट है मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करना। तो देखते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है। नंबर 3, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐसे सब्सटेंस हैं जो सॉइल का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाते हैं, उनको हम बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। डेफिनेशन देख लेते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सब्सटेंस
which are added to soil to increase fertility. फर्टिलिटी यानी कि उसका जो क्रॉप्स प्रोडक्ट करने का लेवल है उसको बढ़ाना, वो होता है फर्टिलिटी. ऑफ द सॉइल, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. वो होते हैं हमारे इन सब्सटेंस को हम बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जो हमारा सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशंस का लेवल को बढ़ाते हैं, वो हमारे होते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. अब हम देखते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या होता है. आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. सबसे फर्स्ट जो होता है हमारा मैन्योर है, वो ऑर्गेनिक है. मैन्योर इज ऑर्गेनिक. और इट फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक यानी प्राकृतिक रूप से बनते हैं, नेचर से बनते हैं, और इनऑर्गेनिक यानी कि केमिकल से प्रिपेयर्ड होते हैं. तो जो हमारा मैन्योर है, इट इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स. ये फील्ड्स में बनता है. और इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. ये हमारा फैक्ट्रीज में बनाया जाता है. अब मैन्योर किस तरह बनाया जाता है? मैन्योर जो है वो डीकम्पोजिशन करके, यानी कि जो हमारे सूखे हुए लीव्स होते हैं और जो हमारे एनिमल्स के डंक्स होते हैं, उसके अलावा जो सड़े गले हमारे पास, जैसे हमारा वेजिटेबल्स घर में से निकलते हैं, फ्रूट्स की स्किन होती है, वो सब उनको डीकम्पोजिशन करके मैन्योर बनाया जाता है, यानी प्राकृतिक खाद बनाया जाता है. और फर्टिलाइजर केमिकल से बनाया जाता है, जैसे यूरिया है, फास्फोरस है, इन सब चीजों से ये बनाया जा सकता है. अब ये जो होता है, इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल. ये हमारी सॉइल को ह्यूमस देता है. और इट डजंट प्रोवाइड ह्यूमस. ह्यूमस की डेफिनेशन, इसका डिफरेंशिएट कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ. ह्यूमस प्रोवाइड करता है. अब जो ये है हमारा मैन्योर है, उसका जो न्यूट्रिशंट लेवल होता है वो कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर कम होता है. लेस न्यूट्रिशन कंपैरेटिव टू फर्टिलाइजर. जो फर्टिलाइजर है उससे उसका न्यूट्रिशन कम होता है और इसका ज्यादा होता है, मोर न्यूट्रिशन. लेकिन जो मैन्योर का हमारा न्यूट्रिशन होता है, उसका जो असर है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, मतलब लंबे समय तक चलता है. और जो फर्टिलाइजर का असर होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है. तो यहाँ पर हमारा मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंशिएट कंप्लीट होता है. हम ह्यूमस की डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस यानी कि द टॉप लेयर ऑफ soil formed by
decomposition of organic matter, यानी कि जब हम मैन्योर ऐड करते हैं सॉइल के अंदर तो सॉइल एक नया लेयर बनाती है। ये हमारा सॉइल है, अगर हम उसमें जो मैन्योर है वो ऐड करते हैं तो जो सॉइल का ऊपर का लेयर है इट इज मैन्योर, सॉइल एक नया लेयर प्रिपेयर करती है जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। वो लेयर कैसे प्रिपेयर होता है, जो मैंने आपको बताया डिकम्पोज करके, जो हमारे ड्राई लीव्स हैं, वेजिटेबल स्किन है, एनिमल्स के डग्स हैं, उनसे डिकम्पोज करके यानी कि उसको सड़ा गला के जो ऊपर का लेयर प्रिपेयर होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। और ये बहुत ही सॉइल के लिए अच्छा होता है, इसका जो न्यूट्रिशन लेवल होता है वो बहुत ही हाई होता है और जो क्रॉप्स होते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्दी और अच्छा है ह्यूमस। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने सॉइल प्रिपेयर किया, उसके बाद उसमें सोइंग किया, सीड्स ऐड किए, उसके बाद हमने उसमें ऐड किया हमारा फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। अब फर्टिलाइजर और मैन्योर ऐड करने के बाद हम कौन सी प्रोसेस करेंगे वो देखते हैं। नंबर 4 पर हम देखते हैं इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड कर दिया, उसके बाद अब जो प्लांट्स हैं, हमारे क्रॉप्स हैं, उनको चाहिए वाटर। तो जो प्लांट्स को वाटर देने की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन की डेफिनेशन देखते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर to crops at regular interval is called irrigation. हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको वाटर देने का रेगुलर इंटरवल, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। अब रेगुलर इंटरवल क्या होता है, अब जो हम क्रॉप्स करते हैं, अगर हम घर में गार्डनिंग करते हैं तो हम हमारे प्लांट्स होते हैं उनको डेली बेसिस पे वाटर देते हैं, लेकिन जब हम क्रॉप्स एग्रीकल्चर करते हैं तो उनको डेली बेसिस पे वाटर नहीं दिया जाता है, उनको एक रेगुलर इंटरवल पे वाटर दिया जाता है। अगर कोई भी हम क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं तो कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको मंथली इंटरवल पे यानी पर मंथ उनको वाटर दिया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको 15 डेज पे वाटर दिया जाता है, और कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो रेनी सीजन में होते हैं, उनको पूरा जो क्रॉप का टाइम है उसमें सिर्फ एक ही बार वाटर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर इंटरवल, यानी कि प्रॉपर टाइम जो है उस पर करना। अब जो हमारा इरिगेशन है वो किन किन मेथड से किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, और दूसरा हमारा सोर्स क्या क्या है इरिगेशन का, हमें वाटर कहाँ से मिलता है क्रॉप के लिए, वो देखते हैं। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब जो हमने क्रॉप्स लगाए उनको वाटर भी नीडेड है, और वाटर कहाँ कहाँ से आता है, एक तो हमें नेचुरली वाटर मिलता है बाय रेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमको वाटर मिलता है, हमारे पॉन्ड्स हैं, रेनी सीजन में फुल हो जाते हैं, जो हमें फुल ईयर यानी पूरे साल पानी देते हैं। उसके बाद है हमारा लेक, नेक्स्ट है वेल्स यानी कि कुएं, नेक्स्ट है हमारा रिवर, कैनल और डैम। ये जो हैं, ये वाले दोनों, ये जो हमारा इरिगेशन का सोर्स है इट इज मैन मेड, और जो ये रेन, पॉन्ड, लेक्स, वेल, रिवर, वेल भी मैन मेड है, इट इज ऑल्सो मैन मेड, रिवर है वो नेचुरल है, ये सब हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन है, इट इज मैन मेड सोर्स ऑफ इरिगेशन।
कैनल्स और डैम्स हैं जो रिवर पे बनाए जाते हैं, जिनको हम बांध बोलते हैं, और उनमें से अलग से बनाया जाता है, डैम्स बनाए जाते हैं, उसके नीचे से कैनल्स बनाए जाते हैं, वो है हमारे। और नेक्स्ट है वेल्स, जो खुदाई करके बनाए जाते हैं। ये हमारे सोर्स ऑफ इरिगेशन है, यानी कि हमें क्रॉप्स के लिए वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है। अब सोर्स के बाद हम देखते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो हम क्रॉप को वाटर देते हैं वो कौन कौन से टाइप से देते हैं, किस किस मेथड से देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब मेथड्स ऑफ इरिगेशन में भी 2 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड, और अभी जो है करेंटली मॉडर्न मेथड। फर्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, सेकेंड है मॉडर्न मेथड। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज ट्रेडिशनल मेथड, और कौन कौन सी हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड, वो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ट्रेडिशनल जो मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड में पानी क्रॉप को किस किस तरह से दिया जाता था वो देखते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट आता है ट्रेडिशनल मेथड में चेन पंप, यानी पंप से। चेन पंप जो है उससे क्रॉप को पानी दिया जाता था। अब चेन पंप जो है वो बायोगैस पे भी चलता है, डीजल पे भी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलता है, वो है हमारा चेन पंप। नेक्स्ट जो है राहत, नेक्स्ट है हमारा टेकली, इलेक्ट्रिक पंप। ये सब हमारे ट्रेडिशनल मेथड हैं, यानी कि जो अभी से पहले समय में जब मशीन्स अवेलेबल नहीं थी या कोई न्यू मेथड अवेलेबल नहीं थी, वहाँ पर ये ट्रेडिशनल मेथड यूज़ की जाती थी। अब जो न्यूली रिसेंटली जो यूज़ की जाती है वो हमारी मॉडर्न मेथड्स हैं। ये वाली जो ट्रेडिशनल मेथड है अभी भी बहुत सारी जगह पर यूज़ की जाती हैं। अब जो हमारा मॉडर्न मेथड है उसमें 2 टाइप्स हैं मॉडर्न मेथड के, देखते हैं। मॉडर्न मेथड, मॉडर्न मेथड में सबसे फर्स्ट है आपका ड्रिप सिस्टम, और सेकेंड है आपका स्प्रिंकल सिस्टम। ड्रिप सिस्टम यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप, जो हमारे क्रॉप्स हैं उनको ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर दिया जाता है, वो है हमारा ड्रिप सिस्टम। और स्प्रिंकल सिस्टम, स्प्रिंकल को हम हिंदी में बोलते हैं फुहारा, छिड़कना पानी फुहारा पद्धति से दिया जाता है, वो है हमारा स्प्रिंकल सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम जो है वो जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज होती है, पानी की कमी होती है, वहाँ पे ड्रिप सिस्टम का प्रोसेस किया जाता है। जो ड्रिप सिस्टम है उसमें हमारे जो क्रॉप्स लगे हुए होते हैं उनके रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर दिया जाता है, वाटर इरिगेशन किया जाता है। और स्प्रिंकल सिस्टम है उसमें मतलब फुहारे के जैसे पूरा स्प्रेड करके पानी दिया जाता है। अब जो स्प्रिंकल सिस्टम है वो कहाँ पर किया जाता है? स्प्रिंकल सिस्टम स्पेशली कॉफ़ी जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए किया जाता है, कॉफ़ी को ग्रोन करने के लिए, कॉफ़ी क्रॉप के लिए किया जाता है। उसके बाद ये जो यूजफुल फॉर लॉन, यानी कि ऐसे गार्डन जहाँ पर छोटी छोटी ग्रीन कलर की ग्रास हमको दिखाई देती है, वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम किया जाता है। और ड्रिप सिस्टम कहाँ पर यूज किया जाता है? जहाँ पर फ्रूट प्लांट्स होते हैं, वेस्टेज ऑफ वाटर इसमें सबसे कम होता है, ड्रिप सिस्टम है। फ्रूट प्लांट्स हैं उनको वाटर देने के लिए गार्डन्स में एंड ट्रीज में, उनके लिए ड्रिप सिस्टम का यूज किया जाता है। ये हमारी है मॉडर्न मेथड्स ऑफ
इरिगेशन। अब इरिगेशन करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है वो देखते हैं नंबर 5। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, उस पे देखते हैं हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स और प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। अब वीड्स क्या होता है, व्हाट इज वीड्स? वीड्स यानी कि द अनवांटेड प्लांट्स विच आर ग्रोन विथ क्रॉप्स। क्रॉप्स के साथ जो अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाते हैं उनको हम वीड्स बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। द अनवांटेड प्लांट which grown along with crops। क्रॉप्स के साथ उग जाने वाले एक्स्ट्रा प्लांट्स, उनको हम बोलते हैं वीड्स। अब वीड्स के बाद हम देखते हैं वीडिंग। वीडिंग यानी कि रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड्स हैं उनको रिमूव करने की प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं। अब रिमूवल ऑफ वीड्स क्यों करते हैं? जो हमारे वीड्स हैं उनको रिमूव क्यों किया जाता है? जो वीड्स हैं उनको रिमूव इसलिए किया जाता है क्योंकि वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, वो होते हैं। दूसरा, जो वीड्स होते हैं वो हमारा सॉइल का न्यूट्रिशंस होता है, वो पूरे न्यूट्रिशंस को ले लेते हैं, पूरे न्यूट्रिशंस को ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वीडिंग करने का रीज़न है कि वीडिंग कर इसलिए किया जाता है कि वो जो क्रॉप्स उगने की प्रॉपर जो स्पेस होती है उसको ले रहे हैं। क्रॉप्स को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है, उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलता है, इसलिए वीडिंग करना इम्पोर्टेंट है। अब वीडिंग किस तरह से किया जाता है? एक तो जो वीडिंग का जो प्रोसेस है वो जो ट्रेडिशनल मेथड थी वो खुरपी से किया जाता था। एक टूल है जिससे जो प्लांट्स हैं वो निकाले जाते थे। और रिसेंटली जो वीडिंग का प्रोसेस है वो वीडिसाइड से किया जाता है। वीडिसाइड्स यानी कि मार्केट में केमिकल्स अवेलेबल होते हैं जो वाटर के अंदर मिक्स करके स्प्रे कर दिए जाते हैं वीड्स पर, वो होते हैं हमारे वीडिसाइड्स। देखते हैं दोज केमिकल्स which are used to control weeds। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए जिन केमिकल्स का यूज किया जाता है उनको हम बोलते हैं वीडिसाइड्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद हमने सोइंग कर दिया, सॉइल जो सीड्स थे वो डाल दिए, उसके बाद हमने उसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर्स ऐड कर दिए, उसके बाद हमने नेक्स्ट उसमें रेगुलर इंटरवल्स पे वाटर दिया जिसको हमने इरिगेशन बोला। अब वाटर देने के बाद क्रॉप्स ग्रो हुए और ग्रो होने के साथ उनके साथ वीड्स आए, अब वीड्स को निकाल लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे प्रोसेस में। नंबर 6 है हमारा हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग क्या है? हमारे जो क्रॉप्स ग्रो हो गए, अब उन क्रॉप्स को कट करना, वो है हमारा हार्वेस्टिंग। डेफिनेशन देखते हैं। कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप, कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैन्युअली और बाय मशीन।
इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो हमारे क्रॉप्स हैं वो ग्रो हो गए, बड़े हो गए, अब वो मैच्योर हो गए, यानी कि हम उसको कट कर सकते हैं। जो क्रॉप्स को कटिंग करने की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। अब जो क्रॉप्स कटिंग है वो या तो मैन्युअली यानी कि हाथ से या फिर मशीन से किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्वेस्टिंग जो हमने किया, अब उसके अंदर हमने क्रॉप्स को काट लिए, लेकिन क्रॉप्स को काटने के बाद हम उसका थ्रेशिंग करते हैं। अब थ्रेशिंग यानी कि क्या होता है, जो हमारे क्रॉप्स हैं हमने उनको कट किया मैच्योर क्रॉप्स को, लेकिन जो हमने क्रॉप्स किया वो उसके काफ के साथ कटिंग किया था। अब ये जो हमारा क्रॉप्स है, यहाँ पे हमारा क्रॉप्स है, अब उसको जो हम है यहाँ से कट करेंगे, वो हमारा हार्वेस्टिंग होता है। अब जो क्रॉप्स का ऊपर का फ्रूट है उसमें से सीड्स को अलग करना, उसको हम बोलते हैं थ्रेशरिंग। डेफिनेशन देखते हैं थ्रेशिंग की। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन, the process of separating grains from its calf, यानी कि जो हमारा कवर है सीड्स का, ग्रेन्स का, उसको अलग करने का प्रोसेस, उसको हम थ्रेशरिंग बोलते हैं। अब थ्रेशरिंग है और जो हार्वेस्टिंग है, इन दोनों का एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड, यानी कि ये जो दोनों जो मेथड्स हैं वो बाय मशीन किए जाते हैं। मशीन ऑटोमेटिकली क्रॉप्स को कट करती है और कट करने के साथ साथ उसका थ्रेशरिंग करके, यानी कि उसके कवर में से अलग करके ऑटोमेटिक अपने आप से बाहर निकाल देती है, तो उसको बोलते हैं हम कंबाइंड प्रोसेस। और जो मतलब फार्मर्स हैं जिनका जो लार्ज स्केल पर नहीं होता है एग्रीकल्चर, वो जो ये थ्रेशरिंग की प्रोसेस है, हार्वेस्टिंग को मैन्युअली करते हैं, हाथ से करते हैं, और थ्रेशरिंग की प्रोसेस की जगह विनोइंग की प्रोसेस करते हैं। विनोइंग विनोइंग यानी कि जो सीड्स कट किए हमने, जो क्रॉप्स कट किया, उसको बाय एयर यानी कि हवा से, ब्लोइंग ऑफ एयर या फिर नेचुरल विंड से काफ में से अलग करने की प्रोसेस को हम विनोइंग बोलते हैं। वो हमारा विनोइंग है। अब हार्वेस्टिंग कर दिया, थ्रेशरिंग कर दिया, विनोइंग कर दिया, जो हमारा लास्ट स्टेप है, जब ग्रेन्स हमारे कट हो जाते हैं तो ग्रेन्स को हम स्टोर करते हैं, रखते हैं। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक है इट इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन। लास्ट हम देखते हैं स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या होता है, जो भी ग्रेन्स हैं कट किए हैं, क्रॉप्स जो कट किए हैं फार्मर में, उनको स्टोर करना। लेकिन स्टोर में कैसा होता है, एक लॉन्ग टाइम स्टोरेज होता है, एक शॉर्ट टाइम स्टोरेज होता है। अब जो लॉन्ग टाइम स्टोरेज करते हैं, तो लॉन्ग टाइम स्टोरेज करने के लिए सबसे फर्स्ट है, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनको सेफ करने के लिए सेफ रखना होता है। अब उनको किस किस चीज से सेफ रखना होता है, फर्स्ट है मॉइस्चर। मॉइस्चर यानी कि नमी। अगर जो हमने क्रॉप्स काटे हैं वो थोड़े से भी गीले होंगे या मॉइस्ट होंगे तो वो जल्दी से उसमें फंगस लग जाएगा और वो खराब हो जाएंगे। सेकेंड, हमें जो है वो किससे सेव करना है, वो है हमारे पेस्ट, जिनको हम बोलते हैं इंसेक्ट्स। ग्रेन से इंसेक्ट्स लग जाते हैं, उनसे सेव करना होता है। रेड्स हैं, वो हमारे क्रॉप्स को खराब ना कर दें, उनसे सेव करना होता है। नेक्स्ट हमें सेव करना होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोई, नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा स्टोरेज है वो हमें सेव करना है ग्रेन्स को इंसेक्ट से, रेड से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो जो फार्मर्स हैं वो जो ग्रेन्स होता है वो किस में स्टोर करते हैं, वो एक तो स्टोर करते हैं स्टोर इन जूट बैग्स, जूट से बने हुए बैग्स होते हैं उसमें स्टोर करते हैं। एंड मेटालिक बीन्स। मेटालिक बीन्स क्या होता है, मेटालिक बीन्स यानी कि जो स्पेशली ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े डब्बे या फिर जिनको हम बोलते हैं सिलेंडर टाइप बनाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटालिक बीन्स। ये इसमें हमारा जो फार्मर है वो ग्रेन्स को स्टोर करता है। अब जो लार्ज स्केल स्टोर करना है, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स,
लार्ज स्केल जो हमारा स्टोरेज है, स्टोर जो करते हैं बड़े पैमाने पे फार्मर्स, वो कहाँ पर किया जाता है? सिलोज एंड ग्रेनरीज, यानी कि जो गोदाम होते हैं जहाँ पर ग्रेन स्टोर किया जाता है उनको हम ग्रेनरीज बोलते हैं। ये आपकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, व्हाट इज सिलोज एंड ग्रेनरीज। तो ये आपका डेफिनेशन, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स डन इन सिलॉज, यानी कि जो लार्ज स्केल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स को स्टोर करना होता है वो जहाँ पे स्टोर करते हैं जिन गोदाम में, उनको हम ग्रेनरीज या फिर सिलॉज बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सबसे फर्स्ट हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर किया। नेक्स्ट हमने देखा सोइंग, सीड्स को डाला। उसके बाद हमने देखा एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट हमने उसमें देखा इरिगेशन। उसके बाद हमने देखा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। नेक्स्ट हमने उसके लास्ट हमारा देखा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के अंदर हार्वेस्टिंग, थ्रेशरिंग एंड विनोइंग देखा। और लास्ट हमने देखा स्टोरेज। तो यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स देखा, वो हमारा था मतलब अलग अलग टाइप के प्लांट ग्रो करना, वो हमारा क्रॉप्स है। एग्रीकल्चर यानी कि सेम टाइप ऑफ प्लांट्स, एक ही तरह के प्लांट्स को लार्ज स्केल पे ग्रो करना। और जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री है यानी कि जो हमारे एनिमल्स है उनको लार्ज स्केल पर रियर्ड करना, वो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन एनिमल्स आर reared at a large scale to obtain, अब जो एनिमल्स हैं अगर हम उनको पालते हैं तो क्यों पालेंगे, कुछ ना कुछ हमें उससे मिले, इसीलिए हम उनको ग्रो करते हैं। स्केल ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम डैम इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। हमने जो एनिमल्स रियर्ड यानी कि ब्रीडिंग आता है उसमें, और ग्रोन होता है, रियर्ड में दो होते हैं। जो एनिमल्स हैं हमने उनको खरीदा, उनको ब्रीड करवाया और ग्रोन किया। क्यों ग्रोन किया? ताकि हमें उनसे फूड मिल सके, इसलिए। और वो लार्ज स्केल पर होता है जब ये काम, तो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। जैसे कि जो फार्मर्स हैं वो घर पर खुद का पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। नेक्स्ट है जो काउज और बफेलोज होती हैं उनको रियर्ड करते हैं, उनसे उनको मिल्क मिलता है। जो मिल्क है वो उनके लिए इस तरह हेल्पफुल होता है कि वो जो मिल्क है उसको डेयरीज में पहुंचाया जाता है, तो वो एनिमल हस्बेंड्री से होता है। कुछ लोग फिश होता है, फिश को पालते हैं तो उनसे उनको मिलता है, फिश से हमको मिलेगा विटामिन डी, कोड ऑयल कुछ होता है वो मिलता है, वो उससे हमें प्रॉपरली विटामिन डी मिलता है। तो ये सब हमारे एनिमल हस्बेंड्री उसके अंदर इंक्लूड होता है। एनिमल एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड taking care of animals, breeding them, provide proper food and shelter।
एनिमल हस्बेंड्री है उसमें जो स्टेप्स इंक्लूड्स होते हैं, जिन एनिमल्स को हम रियर्ड करते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट होता है हमारा टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स हमने लिए हैं उनको प्रॉपर टेक केयर करना। नेक्स्ट है ब्रीडिंग डैम, ब्रीडिंग यानी कि रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स में से दूसरा एनिमल्स लाना। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रॉपर फूड एंड शेल्टर, जो भी एनिमल्स को हम रियर्ड करते हैं उनको प्रॉपरली फूड प्रोवाइड करना और शेल्टर यानी कि घर प्रोवाइड करना। तो ये है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। जल्दी से समरी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमने देखा क्रॉप्स, उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, नेक्स्ट हमने देखा व्हाट इज एग्रीकल्चर, उसके बाद हमने देखा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उसमें हमने 7 स्टेप्स देखे। लास्ट टॉपिक हमने देखा एनिमल हस्बेंड्री। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फूल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।